हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th में ग्रेविटेशन स्टार्ट किए थे, उसमें हम ग्रेविटेशन क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन पढ़ लिए थे। बट उसमें एक हमारा चीज़ छूट गया था, केपलर्स लॉ। तो आज हम केपलर्स लॉ और केपलर्स लॉ को यूज करके न्यूटन्स ने इनवर्स लॉ कैसे डिफाइन किया था उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलो केपलर्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिंपल सा है केपलर्स लॉ। सबसे बड़ा चीज़ कि देखो केपलर्स लॉ में पहला चीज़ क्या है कि जो हमारा अर्थ होता है, या कह सकते हो अर्थ नहीं, कोई भी प्लैनेट लेते हैं, तो जो प्लैनेट होता है वो प्लैनेट क्या करता है, एक ऑर्बिट पे ऐसे क्या करता है, इस तरीके से घूमता है। पहला जो रूल था कि जो प्लैनेट होता है, प्लैनेट इस तरीके से एक ऑर्बिट पे क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इसका जो पाथ होता है, ये पाथ कैसा होता है, इपिटिकल पाथ। गॉट इट। ये हमारा होता है मतलब इसको हम जियोड पाथ भी बोलते हैं। जियोड, समझ में आया। तो ये जो पाथ होता है उसका जियोइड पाथ होता है। तो जो पहला रूल्स इनका ये था केपलर्स लॉ कि जो अर्थ होते हैं, या सॉरी जो प्लैनेट होते हैं, वो एक इलिप्टिकल पाथ पर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, जिसके सेंटर पर क्या होता है, जिसके सेंटर पे हमारे पास क्या होता है, सन होता है। जिसके सेंटर पे क्या होता है, सन होता है। तो पहला लॉ इनका क्या था, केपलर्स लॉ का, कि ऑल प्लैनेट टू मोशन इन इलिप्टिकल पाथ एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस प्लैनेट इज सन। मतलब कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो अपने एक इलिप्टिकल पाथ पे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसका सेंटर क्या होता है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, सन होता है। या कह सकते तो इसका एक फोकस क्या होता है, सन होता है। जिसका फोकस, प्लैनेट का फोकस क्या होता है, सन होता है। ये पहला हो गया कि जितने भी हमारे प्लैनेट होते हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ पे क्या करते हैं, मोशन करते हैं, जिसके सेंटर पे क्या होता है, सन होता है। गॉट इट। दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है कि देखो ये जैसे हमारे पास ये प्लैनेट हो गया, समझ में आया ना। हम एक बेस मान के चलते हैं, मान लेते हैं हमारे अर्थ लेकर चलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ ये टोटल कितने दिन में टोटल एक राउंड जो कंप्लीट करता है कितने दिन में करता है, 365 या 66 या 66। ये 4 साल बाद आता है। लीप ईयर वो अलग चीज़ है, आप लोग को पता है। तो इतने दिन में क्या करता है, एक अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है। गॉट इट। इतने डेज में अपना वो क्या करता है, इतने डेज में अपना एक ऑर्बिट क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब देखो थोड़ा सा इसको समझना है। जैसे एक साल में 365 दिन में कंप्लीट किया, तो अगले साल में भी क्या करेगा, 365 दिन ही लेगा। फिर अगले साल 365 दिन ही लेगा। अगर 360 को हम एक निगलेक्ट कर दे तो हमेशा एक बार में वो क्या करेगा, 365 दिन ही लेगा। और जब भी वो घूमेगा तो अपने पाथ पे ही घूमेगा। जब भी एक करेगा तो सेम पाथ पे ही क्या करेगा, सेम पाथ पे ही रोटेशन करेगा, सेम पाथ पे ही क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तो इस तरीके से हमें एक चीज तो पता चल गया कि अगर हम किसी प्लैनेट को लेकर चलते हैं तो वह अपना एक रिवोल्यूशन करने में क्या करता है, हर बार सेम टाइम लेता है। हर बार क्या करता है, सेम टाइम लेता है। और दूसरी चीज, हर बार वह सेम एरिया भी क्या करता है, कवर करता है। कहने का मतलब जैसे अर्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पर आया, इसको 365 डेज हो गया, और उसने जो एरिया कवर किया ये सब पूरा एरिया हो गया। दूसरी बार भी आएगा तो इसी पाथ से आएगा, वही एरिया सेम होगा। तो दूसरा इसका लॉ है, केपलर्स लॉ ने जो दूसरा दिया था कि जो प्लैनेट होते हैं वह सेम इंटरवल टाइम और सेम एरिया क्या करते हैं, अपने रिवोल्यूशन में कंप्लीट करते हैं। गॉट इट। ये इनका हो गया सेकेंड लॉ। अब इनका जो थर्ड लॉ होता है,
थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ में क्या बताया गया कि इसमें देखो, इसमें मतलब कि मान लेते हैं ये जो रिवॉल्यूशन कर रहा है उसका जो रिवॉल्यूशन का टाइम है, समझ में आया ना, इस टाइम को हम क्या मान लेते हैं, टी, कैपिटल टी। और ये जो डिस्टेंस इसका है, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो जिनका जो ये थर्ड लॉ था उसमें बताया गया कि जो रिवॉल्यूशन का टाइम टी है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के क्यूब के, मतलब डिस्टेंस के क्यूब के। गॉट इट। तो ये उनका थर्ड लॉ था। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको दोनों तरफ आर से क्या कर दे, आर क्यूब से डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपन आर क्यूब, इधर हमारे पास हो जाएगा 1, और ये जो एक क्या है कांस्टेंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये उनका 3 लॉ था। पहला लॉ हमारा क्या था कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, एक एलिप्टिकल पाथ पर मोशन करते हैं, गॉट इट। और जिसका फोके या जिसका फोकस हमारा क्या होता है, सन होता है, कह सकते हैं इसका सेंटर क्या होता है, सन होता है। दूसरा हमारा क्या था कि सभी प्लैनेट क्या करते हैं, सभी प्लैनेट अपना जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं उसमें वह ये क्या करते हैं, सेम टाइम और सेम एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं पर बार, मतलब हर बार। जैसे एक साल में उसको इतना टाइम लगा तो अगले साल भी इतना ही टाइम लगेगा। एक साल में जितना उसने घूमते टाइम, रिवॉल्यूशन करते टाइम जितना टाइम लिया, जितना एरिया कवर किया था, दूसरे टाइम भी उतना ही एरिया कवर करेगा। मतलब कि जब वो रिवॉल्यूशन करेगा कोई भी प्लैनेट तो हर बार जो पिछली बार वो जितना टाइम लिया था दूसरी बार भी वो क्या करेगा, उतना ही टाइम लेगा। और पिछली बार वो जितना एरिया कवर किया था नेक्स्ट टाइम भी वो उतना ही एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। तीसरा इसमें क्या है कि इसमें जो रिवॉल्यूशन का टाइम होता है उसका स्क्वायर, उसका जो डिस्टेंस होता है किसका, प्लैनेट का, उसको अगर हम आर मान लेते हैं तो उसके क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों तरफ अगर हम आर क्यूब से डिवाइड कर दें तो हमारे एक 1 हो जाएगा, जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। गॉट इट। चलो अब देखो ये तो इनका 3 लॉ हो गया। अब इनवर्स लॉ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो कैसे स्टार्ट होता है तो समझना है इसको। तो आप लोग को पता होगा जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हम बीच में खड़े हो गए, हमने एक रस्सी में एक बड़ा सा पत्थर बांध लिया, उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो हमारे चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, और हम सेंटर से उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मतलब जब सेंटर से किसी दूसरे चीज पे जो उसका रिवॉल्यूशन कर रहा है उस पर फोर्स लगता है तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होता है, F इज इक्वल, ये हमारा क्या होता है, F इज इक्वल 2πr अपन क्या होता है, T, 2πr अपन क्या होता है, सॉरी ये हमारा क्या होता है, mv² अपन क्या होता है, r। ये हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv²/r होता है। गॉट इट। अगर हम किसी प्लैनेट को लेकर चले, मान लो अर्थ को लेकर चले, तो अर्थ का तो मास कांस्टेंट होगा। तो अगर हम क्या करें, मास को हम क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, अगर हम मास को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो हमारा हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। गॉट इट। ये चीज जब हम क्या कर देंगे, मास को यानी यम को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। गॉट इट। चलो अब एक चीज समझो, यहाँ पे हम लोगों को पता है ए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए स्पीड यानी वेलोसिटी ले लेते हैं, डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, r, और टाइम को हम क्या मान लेते हैं, t। क्या मान लेते हैं, t।
तो देखो यहाँ पे अगर हम क्या करते, दोनों का अगर हम क्या कर दे, इसको स्क्वायर कर दे, समझ में आ रहा है ना। अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दे तो हमें v स्क्वायर अपन क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर अपन t स्क्वायर। गॉट इट। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे रख दे, इस चीज को हम क्या कर दे, यहाँ पे रख दे, तो हमें मिल जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। इसके जगह पे हम लिख देते हैं क्या, r स्क्वायर अपन t स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। गॉट इट। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। या तो फिर एक तरीका और सिंपल समझो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, समझना, यहाँ पे जो इस रिवॉल्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सरकमफ्रेंस में हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे जो v इक्वल टू हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो प्लैनेट मोशन करता है वो कैसे मोशन करता है, एक सर्कुलर पाथ पे, और ये जो पाथ होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है, और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई r अपन क्या बोलते हैं, t। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो, जहाँ a हमारा क्या है 2 और पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो अगर हम इसको क्या कर दे, कांस्टेंट मान ले, इसको हम क्या मान ले, 2 पाई को कांस्टेंट मान ले, तो हमारा v प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, r बाय t। क्या हो जाएगा, r बाय t हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, मतलब दोनों साइड को हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। गॉट इट। v स्क्वायर प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, ध्यान समझना, हम ऐसे को क्या करते हैं, ऐसे में अगर हम कर दे तुम्हारा, चलो इसको हम यहाँ पे अगर रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको हम उठाकर इस पे रख देते हैं, मान लो हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम पुट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो f इज प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, r स्क्वायर अपन t स्क्वायर इंटू हमारा देखो क्या है, r स्क्वायर, सॉरी इंटू हमारा क्या है, r है, ये हमारे रख दिए। अब एक चीज इसमें समझो आप लोग, यहाँ पे हमारे देखो क्या है, अगर हम t स्क्वायर अपन क्या है, r क्यूब है, तो हम किसी तरह उसको r क्यूब बना दे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम ऐसे में क्या करते हैं, r से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और r से नीचे, तो a हमारा हो जाएगा r क्यूब अपन हो जाएगा t स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर समझना, हमने प्रूफ किया है कि जो t स्क्वायर अपन r क्यूब है वो हमारा क्या है, डायरेक्टली एक कांस्टेंट है। गॉट इट। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो t स्क्वायर अपन r क्यूब कांस्टेंट है, तो इसका अपोजिट भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम इसको कांस्टेंट कर ले तो हमें f प्रोपोर्शनल क्या मिल जाएगा, 1 बाय v स्क्वायर मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, सॉरी r स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। यही हमारा क्या था, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स इनवर्स लॉ। मतलब कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जो प्लैनेट का डिस्टेंस होगा उसके क्या होगा, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ न्यूटन। मतलब न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल क्या रूल्स है कि जब हम किसी एक कोई प्लैनेट या कोई ऑब्जेक्ट है फोर्स लगाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा होता है इनवर्स लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स लॉ। गॉट इट। ये हमारा हो गया इनवर्स लॉ। किसने दिया था, तो न्यूटन। किसने दिया था इसको, न्यूटन ने। तो ये हमारा हो गया। एक बार आप लोग फिर से समझ लेंगे। पहले हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर बाई
आर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास को हम फिक्स मान ले, कांस्टेंट कर ले, तो यह इज प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब वी हमारा क्या होता है, वी स्पीड, और जो मोशन हो रहा है वो कैसा होता है, सर्कुलर पाथ में हो रहा है, जिसका डिस्टेंस होता है 2 पाई आर अपन टी। 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो वी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर बाई टी। हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, ए हमें मिल गया, इसको उठाकर हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दिए, ये हमें मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारा एच निकल जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये चीज़। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा होता है इनवर्स लॉ। एफ इज इक्वल एफ इज प्रोपोर्शनल 1/r²। चलो आप लोग इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होता है तो ध्यान से समझेंगे। तो देखो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन सेम चीज़ होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। देखो जो ग्रेविटेशन होता है वो कह रहा है कि यूनिवर्स में प्रेजेंट्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। बट उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटल F इज इक्वल जी m1 m2 अपन r का स्क्वायर, ये हमारा होता है। ये जो यहाँ पर या फिर हमारा क्या है, ग्रेविटेशन है। क्या है, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। गॉट इट। बट ग्रेविटी है वो भी सेम चीज़ है, बट उसमें कंडीशन क्या है ना कि जब अर्थ किसी दूसरे चीज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसमें तो क्या था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, उनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ग्रेविटी क्या करता है, जब अर्थ मतलब इसमें कंपल्सरी एक मास हमारा क्या होना चाहिए, वो मास ऑफ अर्थ होना चाहिए, और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए तो वो हमारा क्या होता है, ग्रेविटी। मतलब जब अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसी चीज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ए हो गया, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा कैपिटल जी। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमारा मास, ए मास ऑफ अर्थ रहेगा, तो मास ऑफ अर्थ। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, अपन यहाँ पर हम रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जी का वैल्यू पता है आप लोगों को, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर केजी के स्क्वायर। एम ए मास ऑफ अर्थ, ए कितना होता है, होता हमारा अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है कितना होता है, 6.4 मल्टीप्लाई देखो होता है 6400 किलोमीटर होता है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3 जीरो और लगा देंगे इस पर, अब यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 6 कितना हो जाएगा, मीटर। तो ये चीज़ हमारा इतना होता है। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी क्या होता है, जब अर्थ किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या दूसरे बॉडी पे क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर हमारा एक क्या रहेगा, मास ऑफ अर्थ रहेगा। गॉट इट।
अब देखो, अब इसमें होता क्या है, अब देखो जब भी कोई भी चीज, जब अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो वहां पे क्या होता है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वहां पे जो ग्रेविटी होती है, वहां पे जो एक्सलेरेशन होता है वो ग्रेविटी के थ्रू होता है। मतलब जो ए होता है वो हमारा क्या बन जाता है, जी बन जाता है। मतलब जो हम F इज इक्वल फॉर्मूला लिखते थे m इंटू ए, अब वो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू m इंटू जी। अगर हम यहाँ पे उसको रख दें F इज इक्वल, हमारे पास जैसे फार्मूला है F इज इक्वल जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, तो इसको हम लिखना होगा तो इसके जगह पे हम रख देते हैं इसको, तो एम जे अपन जी एम ए एम अपन आर का स्क्वायर, तो ए एम और ए एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे इक्वल टू हमारा हो जाएगा जे एम ए बाई आर ए का स्क्वायर। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ए आपसे पूछेगा एग्जाम में, कैसे पूछेगा, स्मॉल जे एंड कैपिटल जे में रिलेशन, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पूछेगा तो कैसे करेंगे। तो ये हमारा होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, कैसे हो गया आपको पता चल गया। गॉट इट। चलो कॉपी कर लो इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे फ्री फॉल। फ्री फॉल के बारे में आई होप आप लोगों को इसके बारे में हम एक बार बताए थे, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। फ्री फॉल देखो क्या होता है, कुछ एक प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे का जो गिरना, कोई भी चीज़ इस तरीके से ऊपर है, ये नीचे क्या कर रहा है, गिर रहा है। गॉट इट। ये हमारा क्या हो गया, फ्री फॉल। गिरने का मतलब बस सीधे गिरेगा, बीच में कोई रुकावट इसमें नहीं आएगी, तो ये हमारा क्या होता है, फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल, कोई भी चीज़ नीचे है हम उसको ऊपर भी फेंक रहे हैं, समझ में आया ना, इसको फ्री फॉल है। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना, ये गिर नहीं रहा, जा रहा है, ऊपर उठ रहा है। गॉट इट। तो फ्री फॉल मतलब ये चीज़, कोई भी चीज़ ऊपर रखा है नीचे गिर रहा है तो हमारा क्या होगा, फ्री फॉल होगा। तो इसमें दो कंडीशन होता है। देखो जब फ्री फॉल वाला कंडीशन मतलब जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आएगा, ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज़ ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे पहले ये स्टेट के फॉर्म में होगा, रेस्ट के फॉर्म में होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर u इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0, और जितना ही नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो g का वैल्यू होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। गॉट इट। ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे आएगा तो u यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। गॉट इट, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखो पॉजिटिव क्या होगा, इसके लिए भी थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। आप लोग को पढ़ा फार्मूला पढ़े होंगे, F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो ए का फार्मूला आप लोग को पता होगा v माइनस यू अपन टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा यू, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी। मतलब यहाँ पे ऐसे समझना आप लोग कि जो एफ है ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा वी के। गॉट इट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के, मतलब डेल्टा टी के। फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। गॉट इट। वेलोसिटी उतनी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। तो नीचे से फोर्स लग रहा है हमारा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आ रहा है ना, और ये नीचे आ रहा है, समझ में, जितना नीचे आ गया फोर्स। अब समझना, जैसे कि हमने अभी बताया था, आप लोग को पता होगा, जैसे हम एक मैग्नेट यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट है, हम एक आयरन यहाँ पे रखते हैं, एक आयरन हम यहाँ पे रखते हैं,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे ज़्यादा होगा? तो हम बोलेंगे सर जो पास है इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा इस वाले से। क्या होगा? ज़्यादा होगा। सर क्यों? क्योंकि पास से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ इसमें है कि देखो पहले तो दूर था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, बट जितना पास आता रहेगा, जितना भी पास आता रहेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो जितना पास आता रहेगा यानी जितने अर्थ के पास आता रहेगा उतना ही इसका क्या होगा? डिस्टेंस कम होता रहेगा अर्थ से, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बढ़ता जाएगा। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारा ये क्या होगा? जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। गॉट इट? इसी तरह ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको जब हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा क्या होगा? v, ये हमारा क्या होगा? 0 होगा, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो हमारे क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, अब ये दूर जा रहा है, मतलब कि अर्थ से जो दूर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम काम करेगा, वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो इनवर्स ए क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कम होगा तो भी कम लगेगा। गॉट इट? अब देखो तो हमारा जो इक्वेशन होता है, जो मोशन का इक्वेशन होता है, मोशन का जो इक्वेशन होता है हमारे पास क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस at होता है। दूसरा होता है s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये हमारे पास मोशन का इक्वेशन है। अब ये मोशन हमारा ये क्या होता है कि चाहे जिधर मोशन करे, बट यहाँ पे अब केवल अप और डाउन वाली चीज हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, मतलब जो ए है वो स्मॉल g बन जाएगा, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या बन जाएगा? हाइट बन जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन होगा हमारा v इज इक्वल u प्लस gt। ये ध्यान रखना है, ये क्या रहेगा? जब भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे आएगा, डाउनवर्ड, जब कोई भी चीज डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर g की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। दूसरा हमारा हो जाएगा s को हम h में कन्वर्ट कर देंगे, तो h इज इक्वल हो जाएगा हमारा ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। फिर इसके बाद हम आएंगे थर्ड वाले में v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या रहे? अपवर्ड रहे तो यहाँ पे जो g होगा वो कैसे हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब v इज इक्वल u माइनस gt एज इक्वल h इक्वल ut माइनस हाफ gt का स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा अपवर्ड का, और ये हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड का। कंडीशन आपको ध्यान रखना है, अप डाउनवर्ड में g पॉजिटिव रहेगा और u हमारा क्या हो जाएगा? 0। अपवर्ड में g नेगेटिव हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। गॉट इट? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मोशन के इक्वेशन हो जाएगा फ्री फॉल के कंडीशन से। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।